आज का विषय है कक्षा 9 के भूगोल का अध्याय 6 जनसंख्या। और आज हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। हम इस पूरे चैप्टर के नोट्स को पन्ना दर पन्ना बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे और समझेंगे जैसे कोई शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाता है। जी, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। क्या ये विशाल भीड़ वास्तव में एक बोझ है या फिर ये एक ऐसा इंजन है जो पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है? भूगोल में जनसंख्या सिर्फ एक संख्या नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान खुद एक संसाधन बनता है। अगर हम पेज 1 जो कि कवर पेज है उससे आगे बढ़कर पेज 2 पर आएं जिसका शीर्षक है मानव एक संसाधन, तो मैं इसे बिल्कुल शब्दशः पढ़ती हूँ। हाँ, बिल्कुल पढ़िए। इसमें लिखा है, प्रकृति के तत्व तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब लोग उनके लिए उपयोगी होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में कीमती नहीं होती। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक हाथ में चमकता हुआ कोयला। अब देखिए, ये कोयला तब तक सिर्फ एक काला पत्थर था जब तक इंसान ने अपनी तकनीक से उसे उपयोगी नहीं बनाया। यानी जब तक इंसान अपनी तकनीक और समझ का इस्तेमाल नहीं करता तब तक प्रकृति की कोई भी चीज संसाधन नहीं बनती। बिल्कुल सही। और अगर हम इसी बात को थोड़ा घुमा कर देखें, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे भूकंप या सुनामी, तो क्या वे भी इंसान के होने या न होने पर ही आपदा कहलाती हैं? मतलब मान लीजिए किसी वीरान रेगिस्तान में जहां कोई नहीं रहता वहां एक भयंकर भूकंप आ जाए तो क्या वो आपदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब में भी यही समझाया गया है कि बाढ़ या सुनामी तभी आपदा बनते हैं जब वे घनी आबादी वाले इलाके को प्रभावित करते हैं। इंसान के बिना कोई आपदा नहीं है, बस एक प्राकृतिक घटना है। अरे वाह, ये सोचने का बहुत ही अलग नजरिया है। हाँ, और इसीलिए इंसान अर्थव्यवस्था और समाज की नींव है। अब इसी से हम पेज 3 पर आते हैं जो बात करता है जनगणना की। तो जनगणना की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें अपने इस संसाधन को गिनना होता है। एकदम सही। मैं नोट से शब्दशः पढ़ रही हूँ। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। आसान भाषा में कहें तो सरकार द्वारा देश के लोगों की गिनती करना और उनकी जानकारी जुटाना। और भारत में ये सबसे पहले कब हुई थी? नोट्स के अनुसार भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, लेकिन ये पूरी नहीं थी। फिर आगे लिखा है 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई। उसी समय से हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल है, ये हर 10 साल में ही क्यों होती है? मतलब क्या ये वैसे ही है जैसे किसी बच्चे की ऊंचाई हम हर साल नापने के बजाय हर 10 साल में परिवार की फोटो खींचें ताकि बदलाव साफ दिखें? ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हर साल करोड़ों लोगों का डेटा इकट्ठा करना लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत मुश्किल और महंगा है। और दूसरा, 10 साल में ही हमें शिक्षा, रोजगार या जीवन स्तर में आए असली बदलाव या ट्रेंड्स साफ नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो अब जब हम पेज 4 और 5 की तरफ बढ़ते हैं तो वहां जनसंख्या के आकार और वितरण की बात की गई है। हाँ, पेज 4 पर जनसंख्या का आकार एवं वितरण शीर्षक है। मैं इसे पढ़ती हूँ। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। 121 करोड़ और दुनिया का 17.5% हिस्सा। हाँ, और आगे लिखा है, यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है और यह क्षेत्रफल विश्व के भूभाग का केवल 2.4% है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पाई चार्ट जहाँ दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी देशों का है, लेकिन एक छोटा सा 2.4% का टुकड़ा भारत की जमीन है। लेकिन उसी जमीन पर दुनिया के 17.5% लोग खड़े हैं। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे किसी एक छोटे कमरे में या एक डिनर पार्टी में आपके पास 10 लोगों को खाना है, लेकिन वहां 17-18 लोग आ जाए। बिल्कुल सही। और पेज 5 पर जो नक्शा दिया गया है वो इस वितरण को और स्पष्ट करता है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में देश की आधी आबादी रहती है। मतलब सिर्फ इन 5 राज्यों में 50% लोग? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है,
वहां सिर्फ 5.5% आबादी है। ये जो जमीन और आबादी का असंतुलन है, इसे पेज 6 पर समझाया गया है। शीर्षक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। जी, नोट्स में लिखा है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति। लेकिन क्या ये हर जगह एक जैसा है? यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 अलग-अलग बॉक्स। एक बॉक्स में बहुत सारे छोटे-छोटे बिंदु हैं जो बिहार की भारी भीड़ यानी 1102 घनत्व को दिखा रहा है। हाँ, एकदम भरा हुआ। और दूसरे बॉक्स में बहुत कम गिने चुने बिंदु हैं जो अरुणाचल के 17 लोगों वाले घनत्व को दिखा रहा है। ये तो ऐसा है जैसे किसी छोटे कमरे में 100 लोग ठूंस दिए जाएं और एक बड़े बंगले में सिर्फ 2 लोग रह रहे हों। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? वो इतनी भीड़ में क्यों रहते हैं? इसका जवाब पेज 7 के अगले हिस्से में उन कारकों में है जो इसे प्रभावित करते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ऊंचे पहाड़, पथरीले भूभाग और बारिश वाले इलाके। स्पष्ट लिखा है कि पर्वतीय और प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या होती है क्योंकि वहाँ जीवन मुश्किल है। और समतल जमीन आसान होता है। तो समतल जमीन और पानी लोगों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जो पेज 8 से 11 तक है। इसका विषय है जनसंख्या वृद्धि और उसके मुख्य कारण। ये बहुत अहम हिस्सा है। जी, पेज 8 पर लिखा है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इसे 2 तरीकों से नापा जाता है, निरपेक्ष वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दर। ये दोनों क्या है? थोड़ा आसान भाषा में शब्दशः पढ़ें तो निरपेक्ष वृद्धि का अर्थ है पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाना, यानी सीधे सीधे कितने नए लोग जुड़े। और वार्षिक वृद्धि दर का मतलब है प्रति 100 व्यक्तियों पर एक वर्ष में कितने लोग बढ़े, जैसे 2%। अच्छा, और पेज 9 पर जो ट्रेंड्स दिए हैं वो क्या कहते हैं? पेज 9 पर ही द्राव्य, उसमें साफ दिखता है कि 1981 तक वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उसके बाद दर में गिरावट आने लगी। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ लिखी है वो ये है कि भारत की विशाल जनसंख्या के कारण जब वृद्धि दर कम होती है तब भी निरपेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। अच्छा, तो अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो भले ही रेट कम हो रहा हो, लेकिन हमारा जो बेस है, हमारा आधार इतना बड़ा है कि हर साल जुड़ने वाले लोग करोड़ों में होते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो हमारा आधार इतना विशाल है कि एक छोटा प्रतिशत भी बहुत बड़ी संख्या बन जाता है। इसीलिए वृद्धि दर घटने के बाद भी कुल आबादी तेजी से बढ़ रही है। समझ गया। अब इसके पीछे कारण क्या है? पेज 10 क्या कहता है? पेज 10 पर वृद्धि के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मैं पढ़ती हूँ। जन्म दर का अर्थ है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, और मृत्यु दर का अर्थ है प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या। तो भारत में आबादी बढ़ने का असल कारण इनमें से क्या रहा है? स्पष्ट रूप से मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तराजू। इस तराजू में जन्म का पलड़ा बहुत भारी है और नीचे की तरफ झुका है, और मृत्यु का पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठ गया है, और इसके नीचे एक बड़ा सा तीर बना है जो जनसंख्या विस्फोट की ओर इशारा कर रहा है। मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई तो लोग कम मरने लगे, लेकिन जन्म दर उतनी कम नहीं हुई। बिल्कुल सही। और अब आते हैं तीसरे कारक पर, जो पेज 11 पर है, प्रवास यानी माइग्रेशन। नोट्स में लिखा है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। ये आंतरिक यानी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। तो प्रवास से देश की कुल संख्या नहीं बदलती है ना, बस वितरण बदल जाता है। हाँ, आंतरिक प्रवास से कुल संख्या नहीं बदलती। यहाँ पेज 11 पर चित्र में दिखाया गया है प्रवास के 2 कारण: अपकर्षण यानी पुश फैक्टर और अभिकर्षण यानी पुल फैक्टर। पुश और पुल। जी, पुश फैक्टर के चित्र में गांव की गरीबी और बेरोजगारी दिखाई गई है जो लोगों को गांव से धकेलती है, और पुल फैक्टर के चित्र में शहर की ऊंची इमारतें, अच्छी नौकरी और सुविधाएं दिखाई गई हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो प्रवास से देश की संख्या तो नहीं बदल रही,
लेकिन शहरों की भीड़ और संसाधनों पर दबाव जरूर बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब हम इस अध्याय के सबसे संवेदनशील हिस्से पर पहुंचते हैं, सेक्शन 4, जो पेज 12 और 13 पर है। हाँ, जो किशोर जनसंख्या के बारे में है। जी, पेज 12 का शीर्षक है किशोर जनसंख्या। मैं पढ़ती हूँ। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। ये कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग है और इसमें 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोग आते हैं। ये तो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एक चुनौती है। आगे लिखा है, किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता सामान्य से अधिक होती है, लेकिन भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। रक्तहीनता मतलब एनीमिया? हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ पोषक भोजन की थाली, दूसरी तरफ किशोरों का समूह और साथ ही किताबों के आइकन हैं। ये बताता है कि पोषण की कमी और एनीमिया जैसी समस्याओं को केवल शिक्षा और जागरूकता से ही सुलझाया जा सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि युवा इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किशोर लड़कियां ही कुपोषण या एनीमिया का शिकार होंगी तो ये ताकत कहीं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन सकती है। एक कमजोर नींव पर मजबूत इमारत नहीं खड़ी हो सकती। और इसी को सुधारने के लिए सरकार ने नीतियां बनाई, जिनका जिक्र पेज 13 पर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति? हाँ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 यानी NPP 2000। मैं इसके उद्देश्यों को बिल्कुल शब्दशः पढ़ती हूँ। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को प्रोत्साहित करना। यहाँ चित्र में कुछ आइकन्स भी दिए गए ना? जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है मुफ्त शिक्षा के लिए एक स्कूल बैग का आइकॉन, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए एक स्वस्थ बच्चे का आइकॉन, एक वैक्सीन या इंजेक्शन का आइकॉन और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को दर्शाने वाला एक आइकॉन। बाकी सब तो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, लेकिन लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का जनसंख्या नियंत्रण से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध है। कम उम्र में शादी होने से बच्चे ज्यादा पैदा होने की संभावना होती है और माँ बच्चे दोनों का स्वास्थ्य खतरे में रहता है। उम्र बढ़ने से लड़कियां शिक्षित होती हैं, जागरूक होती हैं और एक स्वस्थ परिवार की नींव रखती हैं। समझ गया। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। बिल्कुल। और अब हम अपने अध्ययन के अंतिम हिस्से सेक्शन 5 पर आ गए हैं। पेज 14 और 15 पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां दी गई हैं। हाँ, जैसे न्यूज़ और अखबारों में हम अक्सर सुनते हैं। जी, सबसे पहले पेज 14 पर है लिंगानुपात। परिभाषा लिखी है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह समाज में महिलाओं की स्थिति जानने का एक बहुत बड़ा सूचक है। अगर यह अनुपात कम है तो मतलब समाज में भेदभाव है। एकदम सही। फिर है साक्षरता दर। इसकी परिभाषा बहुत ध्यान से सुनिए। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता हो और लिख पढ़ सकता हो, उसे साक्षर माना जाता है। अच्छा, तो उम्र 7 साल होनी चाहिए? जी। और तीसरी परिभाषा है जीवन प्रत्याशा की। जन्म के समय एक व्यक्ति के औसतन कितने साल जीवित रहने की उम्मीद है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, ये उसका आईना है। बिल्कुल। अब पेज 15 पर आते हैं, जहां अर्थशास्त्र से जुड़ा सबसे अहम हिस्सा है आश्रित अनुपात और व्यावसायिक संरचना। आश्रित अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो? जी, मैं इसे पढ़ती हूँ। आबादी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। बच्चे जो 0 से 15 वर्ष के हैं, कार्यशील आयु वाले जो 15 से 59 वर्ष के हैं और वृद्ध जो 60 वर्ष से अधिक हैं। आश्रित अनुपात उन लोगों का प्रतिशत है जो काम नहीं करते और कार्यशील आबादी पर निर्भर होते हैं। यानी बच्चे और बुजुर्ग। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे बीच में 15 से 59 वर्ष का एक वर्किंग ग्रुप यानी कार्यशील समूह खड़ा है और उसने अपने कंधों पर एक तरफ बच्चों का और दूसरी तरफ बुजुर्गों का भार उठाया हुआ है। तो सारा आर्थिक बोझ इसी 15 से 59 साल वाले समूह पर है। बिल्कुल। और ये कार्यशील समूह क्या काम करता है, वो व्यावसायिक संरचना कहलाता है। आगे नोट्स में लिखा है, भारत में 64% लोग प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में काम करते हैं।
द्वितीयक यानी उद्योग में 13% और तृतीयक यानी सेवाओं में 20% लोग काम करते हैं। यहाँ चित्र में एक पाई चार्ट दिखाया गया है जिसमें 64% का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खेती और उससे जुड़े कामों का है। यानी हमारी बहुत बड़ी आबादी अभी भी सिर्फ कृषि पर निर्भर है। जी, और इसी के साथ हम आखिरी पेज यानी पेज 16 पर पहुंचते हैं, जहां अभ्यास और प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। हाँ, यहाँ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और एक परियोजना कार्य है जिसे मैं पढ़ती हूँ। अपनी कक्षा की एक जनगणना करें, छात्रों के परिवार, आयु, लिंग और शिक्षा का डेटा एकत्र करें। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर और डेटा एकत्र करने वाले क्लिपबोर्ड का आइकन, जो छात्रों के लिए एक एक्टिविटी है ताकि वो जनगणना की प्रक्रिया को खुद समझ सकें। ये तो बच्चों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इन सब का क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे इंसान एक साधारण पत्थर से लेकर एक संसाधन तक का सफर तय करता है। हमने 121 करोड़ की विशाल आबादी, उसके वितरण और उस घनत्व को समझा जहां एक तरफ बिहार है और दूसरी तरफ अरुणाचल। जी बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि प्रवास से कैसे शहरों पर दबाव बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपने किशोरों को सही पोषण और शिक्षा ना दें तो हमारी ये विशाल संख्या हमारी ताकत नहीं बन पाएगी। हमने राष्ट्रीय नीतियों से लेकर साक्षरता और आश्रित अनुपात तक पीडीएफ के हर एक पन्ने और हर एक लाइन को कवर किया है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।